नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में पहले शांति फिर तनाव, क्या कूटनीति से निकलेगा समाधान? मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। एक और कूटनीतिक प्रयासों और वार्ताओं के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें हुई, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और सुरक्षा चिंताओं ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालिया वार्ताओं से कुछ समय के लिए तनाव कम होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन जमीनी परिस्थितियों और दोनों पक्षों की सख्त रणनीतियों के कारण स्थिति फिर जटिल हो गई। इस तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। राजनयिक स्तर पर कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि स्थायी समाधान के लिए केवल बातचीत ही नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की भी जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों की सफलता ही तय करेगी कि क्षेत्र स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और गहराएगा। और इसी के बीच स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और कूटनीतिक पहल के बाद शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े मुद्दों के बीच स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में शुरू हुए उच्च स्तरीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। दरअसल तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान और इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कूटनीतिक प्रयासों को अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। हाल के दिनों में युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पों की खबरें सामने आई। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हॉर्मुज को लेकर विवाद और गहरा गया है, जिसने फिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों पक्षों के दावे और रुख अलग अलग बने हुए हैं। परमाणु कार्यक्रम, लेबनान संघर्ष और प्रतिबंधों जैसे कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जिन पर आगे की बातचीत होगी। इससे पहले ईरान का कहना है कि हॉर्मुज फिलहाल बंद रहेगा और ये मुद्दा वार्ता के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। तेहरान ने इजराइल द्वारा लेबनान में की गई सैन्य कार्रवाइयों और युद्ध विराम उल्लंघन के आरोपों को इस फैसले की वजह बताया है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है और व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही जारी है। अमेरिका का कहना है कि उसकी सेनाएं क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं ताकि वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित न हो। अब दोनों देशों के शीर्ष वार्ताकार आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के समझौतों को लगा झटका और असर। मुख्य रूप से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार जारी संघर्ष और इजरायली हमलों के कारण लगा शांति समझौतों को झटका। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय MOU पर हस्ताक्षर के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा ताजा हवाई हमले किए गए। ईरान ने इन हमलों को समझौते का उल्लंघन माना, जिसके जवाब में स्विट्जरलैंड में होने वाली आगामी तकनीकी वार्ता को टाल दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ हुए शांति समझौते पर कड़ी असहमति जताई है। उनका स्पष्ट रुख है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान के बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक कि जरूरी हो। तनाव और हमलों से नाराज ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अस्थायी रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को बंद किया। हालांकि अमेरिका ने बाद में स्पष्ट किया कि उस क्षेत्र में समुद्री यातायात सामान्य रूप से जारी है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और हॉर्मुज के नियंत्रण जैसे बेहद संवेदनशील मसलों पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। Known that they have not ever honored any kind of an agreement ever since they have signed the agreement 2 years ago with the Lebanese government. There's nothing. There were continuations of attack. More than 4,000 Lebanese lost their life because of the Israeli attack. It is a similar fashion they have done in Gaza Strip, but they have signed the agreement also with the Hamas and all, but yet they continue their bombardment, they continue the killing of the civilian, they continue the destruction, total destruction of Gaza Strip. So I believe it is the ball is in the court of Israel that if they wanted to have to live in peace in this part of the world, they should withdraw from all the occupied territories of Lebanon, otherwise this war will continue.
ईरानी सेना ने इसे पहला कदम बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर उल्लंघन जारी रहा तो और भी कदम उठाए जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि तेहरान के साथ वाशिंगटन के 14 सूत्रीय समझौते में तय किया गया संघर्ष विराम बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि हॉर्मुज समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और सहायक मोहम्मद मोखबर ने चेतावनी दी है कि तेहरान केवल कागजी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका को अपने सभी वादों को पूरी तरह लागू करना होगा। मोखबर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी आर्थिक दबाव और फायदे नुकसान की भाषा बेहतर समझते हैं। यदि समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित रहा तो मिडिल ईस्ट से ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान ने इस हफ्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की घोषणा की गई थी। ईरान अब इस रीजन में एक रीजनल पावर उभर के आया है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मुज को बंद रखा। हॉर्मुज इनफैक्ट एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया इस जंग में। पहले तो केवल यूरेनियम की बात होती थी, पर अब बात निकली है कि हॉर्मुज, और ये ऐसा सुपर वेपन है, इसे मैं कहता हूं हॉर्मुजी पंजा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। अमेरिका ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश अब स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम वार्ता पर टिकी है। ज्यूरिख में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। चर्चा के प्रमुख मुद्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, क्षेत्रीय सुरक्षा और हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति शामिल है। वार्ता में पाकिस्तान और कतर भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, शिपिंग उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सीधा असर डालती हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच हॉर्मुज नया दबाव बिंदु बन गया है। कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल समाधान दूर नजर आ रहा है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। राजनयिक स्तर पर कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि स्थायी समाधान के लिए केवल बातचीत ही नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की भी जरूरत बताई जा रही है। अब ज्यूरिख वार्ता मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान और अमेरिका अपने मतभेदों को कितनी गंभीरता से सुलझाने को तैयार है। संकेत यही है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जमीन पर जारी तनाव समाधान की राह को आसान नहीं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति और तनाव के बीच संतुलन बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों की सफलता ही तय करेगी कि एशिया मध्य क्षेत्र स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और गहराएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चले तो मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है इसकी उम्मीदें तब भी थी जब 14 पॉइंट्स रखे गए थे समझौते को लेकर और उस पर साइन किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के। सवाल इस बात का है कि क्योंकि पहला पॉइंट ही ऐसा था जिसमें ये कहा गया था कि लेबनान पर यदि अटैक होगा तो इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, और उसके बाद आप देखिए वहीं से जब इजराइल की भूमिका स्पष्ट नहीं थी उसके बाद ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, और उसके बाद उन्होंने उसी दिन देर शाम से अटैक शुरू किए थे। क्योंकि तस्वीरें एकदम से बदली हैं, जब अटैक बढ़ गए हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हुआ। मकसद क्या था हॉर्मुज खुलना? हॉर्मुज खुला था, बहुत अच्छा लग रहा था, जहाज सारे जा रहे थे, सारी चीजें धीरे धीरे लग रहा था कि पटरी पर आएंगी, लेकिन इजराइल की वजह से, मैं सीधे सीधे कहूंगी इजराइल की जो भी रणनीति है उसके चलते एक बार फिर से हॉर्मुज बंद हुआ। इजराइल क्यों नहीं मान पा रहा? क्या प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात कि जो भी चीजें वहां चल रही हैं, हमला ईरान और अमेरिका और इजराइल का था। यदि इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, तो फिर अमेरिका इजराइल को क्यों नहीं समझा पा रहा? हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोबारा से चीज़ें हुई हैं वो एक बहुत बड़ी संकेत देती हैं आने वाली चीज़ों को और ज़्यादा क्रिटिकल करने के लिए। तो अब आगे क्या? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा।
संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी का भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी का भी स्वागत है। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं डॉक्टर सचिन तिवारी। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सचिन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आर्या। हाँ सचिन जी, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो तनातनी है, इस बीच हमें ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन सब बन गई हैं, हॉर्मुज फिर से बंद होना एक बड़ा सवाल है। हॉर्मुज बंद होगा, चीजें खराब होंगी, ये हम देख चुके हैं। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में जो बातचीत की बात की जा रही है, यहाँ से समाधान निकल पाना या निकलेगा, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब इतना बड़ा एक समझौता हुआ, 14 पॉइंट्स रखे गए, उसका जरा में उल्लंघन हो गया, तो क्या स्विट्जरलैंड से बात बन पाएगी? क्या हम सोचें कि अभी तो फिलहाल हॉर्मुज बंद हुआ, क्या एक दो दिनों में चीजें वापस से ठीक होंगी, या फिर ये जो विवाद है या तनाव है ये आगे ऐसे बढ़ेगा? फिलहाल की सिचुएशंस को कैसे आप देख पा रहे हैं? जी रफी, ये जो वर्तमान की अभी स्थिति है, इसको समझने के लिए हमें युद्ध का जो प्रारंभ है उसमें जाना होगा, क्योंकि मूल वही है। और इजराइल ने हमास के द्वारा जो इजराइल पे अटैक हुआ था, उसका रिएक्शन ही ये युद्ध का मूल है। ठीक है। दूसरी चीज, अमेरिका, इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर अटैक किया। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान में युद्ध में शामिल था, लेकिन इजराइल एक पैरेलली जो युद्ध लड़ रहा था, वो अपनी सीमाओं को विस्तार कहें या उसको एक इस तरीके से वो टेक्निकल बढ़ा रहा था कि उसका मानना ये है कि ये जो हमास का अटैक है या लेबनान से जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो उसके ऊपर अटैक आता है, उन अटैक्स को सुरक्षा देने के लिए उसके पास एक एक्सटेंडेड सीमा होनी चाहिए, जिसमें एक वो नतानी रिवर को एक लेबनान की सीमा में मानता है। और अभी जो पिछले समय जो घटना चक्र रहा, जिसमें हमने लगभग 70 दिन पहले देखा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक युद्ध विराम आया, लेकिन पैरेलली इजराइल इन दिनों में लेबनान की सीमा पे युद्ध कर रहा था और हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। उन परिस्थितियों में लगभग 15 से 17 माइल आगे वो जा चुका है। अब उसके सामने प्रश्न ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो रही, क्योंकि इनके बीच जो टेक्निकल पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, टेक्निकली इनने अपने फोर्सेस से उसको ब्लॉकेट लाया यूएस के माध्यम से, और इनके बीच जो लंबी नेगोशिएशंस हुई, उसका परिणाम हुआ कि आज ये स्विट्जरलैंड में बैठने वाले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इजराइल की इस युद्ध में, इस समझौते में भूमिका क्या है, इजराइल चाहता क्या है, इजराइल और अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन क्या है। और चूंकि ये चीज आज की सभी को मालूम है कि ईरान का जो बैकअप है वो हिजबुल्लाह के पास, हुतीस के पास, सारे लोगों के पास उसके पास बैकअप है, और ये कहा जाता है ये इनके ही प्रॉक्सी है। यहाँ इजराइल अमेरिका पे दबाव बना रहा है कि जो हम चाहते हैं उन शर्तों को आप ईरान से मनवाइए, और अमेरिका को ऐसा लगता है इस युद्ध में ये जो खिंचाव समय जा रहा है उसमें आर्थिक रूप से क्षति है। इन परिस्थितियों में ये पूरा ट्रैक्टर का गेम है, पूरा प्रैक्टिस जो है वो प्रेशर का है। ईरान इस समय बैकफुट पे नहीं है, ये फ्रंट फुट पे है, क्योंकि ईरान, हमको अगर इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक समय ये था, तब अमेरिका ये बोलता था कि हमको सारा यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम के बाद ही शांति की वार्ता होगी। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पे एक बड़ी सहमति है, लेकिन इजराइल को ऐसा लगता है एक ये अवसर है कि जब हम अपनी सुरक्षा घेरे को ज्यादा विस्तार दे पाए और हम स्थायी रूप से, उसका कथन है ये कि हिजबुल्लाह के आक्रमण से अपने आप को हम बचा पाए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब तक, मैं पहले भी कह चुका हूं आपके शो पे, जब तक इजराइल का 100% सहमति नहीं होगी ये समझौता सफल नहीं होगा। अब इजराइल जो है वो लेबनान को पार्टी नहीं मानता, लेबनान को पार्टी मानता, हिजबुल्लाह को पार्टी नहीं मानता। हिजबुल्लाह कहता है कि हम पार्ट ऑफ लेबनान है, उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में, हम लेबनान की तरफ से युद्ध करते हैं और लेबनान नागरिकों की सुरक्षा हमारे पास है। ये एक विडंबना है कि जो हिजबुल्लाह है वो इसमें कोई पार्टी नहीं है। इजराइल सीधा समझौते में बीच में पार्टी नहीं है, लेकिन इजराइल अमेरिका के माध्यम से करता है। एक समझौता ड्राफ्ट होता है लेकिन 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसमें सबसे बड़ा कारण इजराइल की 100% सहमति नहीं होना है। जब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच
जिसके लिए वो तैयार नहीं है बैठने, एक ऐसी लाइन तैयार नहीं होती है, क्योंकि ईरान कहता है कि हमें परमानेंट पीस चाहिए। परमानेंट पीस मतलब इजराइल द्वारा भी कोई एक्ट नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इजराइल कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपने जो एक्ट हैं वो नहीं रोकेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। अब ये जो स्थिति है, इसमें जब तक पर्दे के पीछे जो अपन का है, एक सहमति हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं होती है, इजराइल का 100% कमिटमेंट नहीं आता है कि नहीं जो ये शर्तें उसमें हम तैयार, जब तक ये समझौता हमेशा एक डलीमा में रहेगा, एक झूलता हुआ रहेगा। आज की स्थिति में कहें, बात बहुत नहीं बिगड़ने वाली, क्योंकि बात बहुत आगे जा चुकी है शांति वार्ता की, लेकिन टाइम टेकिंग है। और ईरान और इजराइल और अमेरिका, इसके ट्रायंगल में ये जो प्रॉक्सीज हैं ये भी शामिल है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, टेक्निकल मामला है, और ये इजराइल की दृष्टि से सुरक्षा का मामला है। ईरान की दृष्टि से जो उसके प्रॉक्सीज, जो उसकी ताकत है, उनके लिए भी कवर करना उसके लिए महत्वपूर्ण है। अदरवाइज उनके संग वो धोखा होगा, ठीक क्योंकि है, वो उनके लिए आ जाता है, युद्ध करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं वापस आऊंगी। निपुण जी जुड़े हमारे साथ। निपुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज बोलिएगा। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, हाँ मुझसे आ ठीक है रही है सर, आपकी क्योंकि आवाज। आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। निपुण जी, फिलहाल जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अभी 2-3 दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया और हॉर्मुज खुल गया, सारे जहाज़ों की को रिलीज करना शुरू कर दिया गया। लेकिन अचानक से इजराइल की वजह से, क्योंकि मेन भूमिका अब मुझे इजराइल की नजर आ रही है, शांति समझौता तो ठीक है एक तरफ गया, जो 14 बिंदु थे वो भी एक तरफ चले गए क्योंकि उल्लंघन ही हो गया, क्योंकि वापस से अटैक हुआ। अब बात इस चीज की है कि फिर से हॉर्मुज बंद किया गया है, फिर से वही परेशानियां होंगी। इसका एक समाधान क्या देख पा रहे हैं? क्या स्विट्जरलैंड से जो चीजें निकलेंगी या जो वार्ता की बात हो रही है, क्या इजराइल को सेट करने का कोई एक समाधान निकलेगा? क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। तो अब इस पूरे मैटर में जो केंद्र बिंदु हो रहा है वो इजराइल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाला जो समय है, या हम इन सब चीजों से निकलने की यदि कोशिश करें, क्या आप सिचुएशंस को देख पा रहे हैं? राखी जी, एक तो बड़ा आपने अच्छा शब्द प्रयोग किया, इसराइल को सेट करना होगा। तो अब वो सेट कैसे करना होगा ये तो अमेरिका ही जाने। लेकिन चलिए, अच्छा प्रश्न है, कौन लोग ऐसा देखते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब अमेरिका और ईरान में टॉक्स हुए और दोनों ने समझौता करने की बात कही, इसराइल का उसी दिन स्टेटमेंट आ गया था कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, हम इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कोई हल्का फुल्का भी नहीं था, उनके विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आ गया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था। देखिए बात क्या है, आज हम अमेरिका ईरान की वॉर बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो ये वॉर है ये अमेरिका ईरान की नहीं है, ये वॉर है ईरान और इसराइल की। इस बात को हमको जानना होगा। अमेरिका जो आया वो इसराइल को ही वहां का बॉस या कैप्टन बनाने के लिए आया। अमेरिका की सोच ये थी कि जैसे हमने वेनेजुएला में किया, ईरान का भी ऐसी स्थिति बनाएंगे। ऑलरेडी वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, आप जानते हैं हजारों लोग वहां पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, गवर्नमेंट ने मारे थे। तो अमेरिका ने सोचा हम एडवेंचर करेंगे और ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट करेंगे, ईरान सरेंडर करेगा और हम लोग बेताज बादशाह बन जाएंगे मिडिल ईस्ट में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अमेरिका को लगा कि हम यहाँ पे फंस गए, हमको बाहर निकलना है। इसराइल ये देख रहा था कि अगर अमेरिका इस बार बाहर चला गया तो दोबारा अमेरिका का आना मुश्किल हो जाएगा, जो होना है इस बार ही होना चाहिए। बात क्या है कि इसराइल की दो इश्यू थे, मेन दो इश्यू। पहला कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करे ताकि हमारी सिक्योरिटी क्या हो, सेफ हो। और सेकंड, ईरान का परमाणु प्रोग्राम। आप मुझे बताइए, समझौते में इन दोनों पॉइंट पर कोई बात हुई थी क्या? आपने केवल, अमेरिका ने केवल और केवल इसराइल को रोका था कि अब हमले नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल ये कहता है कि मेरी सिक्योरिटी का तो कोई भी एश्योरेंस नहीं मिला है, तो मैं कैसे इस एग्रीमेंट पे, समझौते को मान लूं। और समझौता होने के बाद भी आप देखिए लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान किस प्रकार के थे इसराइल के अगेंस्ट, बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट, ये बहुत स्पष्ट है। तो मैं यहाँ पे मानता हूं कि इसराइल अपने इस नेशनल इंटरेस्ट को लेकर प्रो एक्टिव मोड में है और वो किसी तरह से कोई भी बात अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ये बड़ा दुखद है राखी जी। एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं स्टीफन कोहेन, स्टीफन कोहेन ये कहते हैं कि वर्ल्ड में कुछ ऐसी समस्या हैं जिनका आप सोचे कि कुछ महीनों में समाधान निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सदियों चलने वाले विवाद हैं और उसमें ही एक विवाद उन्होंने कोड किया था कि इजराइल के साथ और इजराइल में फलस्तीन, और फलस्तीन को लेकर आज ईरान का स्टैंड है कि हम फलस्तीन के मुद्दे पर इजराइल से लड़ेंगे। तो ये एक इश्यू भी बन जाता है।
अब इस मुद्दे के समाधान की बात करें, समाधान यही है कि कैसे भी करके ईरान अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करे, ताकि इजराइल को ये एश्योर हो कि हाँ मेरी सिक्योरिटी पूरी पूरी है। लेकिन ईरान को लगता है कि अगर मेरे प्रॉक्सीज को मैंने कंट्रोल कर लिया या उनको डीवेपनाइज कर दिया, तो उस कंडीशन में कल को अगर मेरे पर प्रेशर क्रिएट होता है अमेरिका इजराइल के द्वारा, तो मैं कैसे अपनी सेफ्टी करूंगा। प्रॉक्सी जितने भी हैं ईरान के, वो उसके सेफ्टी वॉल जैसे हैं। अब उन सेफ्टी वॉल को अगर ईरान हटा देगा तो फिर सीधा टारगेट कौन होगा? ईरान होगा। आज तो क्या होता है, ईरान पर आप अटैक करते हैं तो हिजबुल्लाह, हमास, हूतीज, इराक के मिलिशिया, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं ईरान के फेवर में। तो इससे दबाव बनता है इजराइल के ऊपर। तो ये बड़ी विडंबना है ताकि जी की इस प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं फिर एक बात कहूंगा कि इस टॉक्स में जब तक आप इजराइल को और जो मेन आपकी दूसरी पार्टीज है, हिजबुल्लाह है, हमास है या आपके हुतीज हैं, जब तक आप इसको बायलिटरल की बजाय मल्टीलेटरल नहीं बनाएंगे, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हमारे साथ, चलिए कनेक्ट नहीं है। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी अनम्यूट करिएगा। जी अनम्यूट है मेरा। हाँ ठीक है संदीप जी। हाँ, हॉर्मुज पर समझौता नहीं, या कह लीजिए कि जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हो गया, वो तो उसी दिन हो गया था। मैं तो लगातार इन चर्चाओं में, इन डिबेट्स में हूँ, और मैंने तो जिस दिन ये पहला पॉइंट था उस दिन अभी मोहम्मद अली शाह जुड़ेंगे तो मैं उनको भी याद दिलाऊंगी, वो थे उस दिन चर्चा में। मैंने तब भी एक सवाल उठाया था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो इजराइल और लेबनान वाला मुद्दा है, इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और फिर ये समझौते पे या हॉर्मुज खुल गया या हम जितना सोच रहे थे कि शांति हो जाएगी, ये कुछ गड़बड़ मामला होगा। और वही हुआ, उसी दिन शाम से चीजें शुरू हुई, कल और बढ़ गई, आज जाके हॉर्मुज वापस बंद। अब कुल मिला के चिंताएं पूरी दुनिया की हैं, पूरे देश की हैं, हमें भी हैं, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारी परेशानियां थी। अब इस स्थिति में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? हालांकि ये पूरा मामला इजराइल हो गया, अमेरिका तो सिग्नेचर कर चुका था, लेकिन जिस तरह से अभी निपुण जी कह रहे थे या सचिन जी ने अपनी बात रखी, अब भारत को अब कुछ तो रणनीति बनानी होगी सर, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ती चली जा रही है, और हॉर्मुज बंद होना मतलब आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आगे और चीजें हैं। तो हम इजराइल के बारे में, अमेरिका के बारे में चिंता ना करें, हम छोड़ दें, लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा कि हम यहाँ के लोगों को या अपने देश को कैसे सिक्योर करके चीजों को बढ़ा सकते हैं। जी राखी जी, जब आपके कोऑर्डिनेटर का मेरे पास फोन आया तो मैं उनसे यही, मुझे हंसी भी आई, मैंने कि हम इसी चीज को लेकर बार बार डिबेट कर रहे हैं। आपका चैनल भी बहुत व्यस्त है, इसको बार बार हम, मेरे ख्याल से 7, 8, 10 बार हम डिबेट कर चुके हैं, मगर क्या है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। कभी ये साइन करते हैं, कभी ये उसे कैंसिल कर देते हैं, या कुछ इस तरह का करते हैं कि शुक्रवार को एक बयान आता है कि हम हस्ताक्षर कर रहे हैं और संडे की रात को या सोमवार को ही आया था। मतलब हमें समझ नहीं पा रहे हैं हम हो क्या रहा है। मगर कहीं ना कहीं क्योंकि हमें अपने देश से मतलब है, हमें अपने से मतलब है, तो हम यही हमेशा कोशिश करते हैं। हमारा भारत का इस रुख भी स्पष्ट यही रहता है कि युद्ध नहीं, संवाद समाधान है। मगर क्या करें, क्योंकि हमारे संवाद से या हमारे कहने से तो ये युद्ध टलेगा नहीं। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति संतुलित और स्वतंत्र है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान हो या खाड़ी देशों में कोई भी हो, तो मजबूत संबंध बनाए हुए हैं हम लगातार। और हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे ही हम इस चीज से निकल पाए। और अब जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं राखी जी, वो तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि ये युद्ध चलता रहेगा या इनके समझौते पे इसी तरह का नाटक या इसी तरह का आपस में प्रहार होता रहेगा कि ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा दुविधा बनी हुई है पूरे देश में, भारत में और पूरी दुनिया में। क्योंकि आप ये देखिए ना कि राखी जी, सोचते हम एक बार जैसे बयान आया तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे। आखिर हमें, आपने जैसा पहले भी बोला कि आखिर हमें समय बहुत लगेगा इसमें से निकलने के लिए, बहुत जल्दी आसान नहीं है, महीनों निकल जाएंगे। मगर जब इस तरह की बातें होंगी या इस तरह के इनके बयान आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि राखी जी, हमको और हमारे देश को बड़ा नुकसान होगा। और जैसे कि आप अभी कह रहे हो कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में बहुत लाना मुश्किल है और वो बड़ा कठिन हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो अस्थिरता है इसकी, उसका सीधा असर जो भारत पर पड़ रहा है, तो हमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और लाखों भारतीयों के हित को किसी से जुड़कर ये चीज देखनी होगी। हम ये कोशिश करेंगे कैसे हम अपने इस देश को उभार पाएं
और हम कहाँ से ऐसी आपूर्ति करें कि जिससे हम जो महंगाई होने से बचा पाए। तो उसमें हमारी सरकार, भारत की सरकार लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरे भी किए हैं, वो आपको पता है। मगर जब तक देखिए ये हॉर्मोन्स नहीं खुलेगा पूरी तरह, और डर का माहौल जो जब तक खत्म नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं कह रहा मैं राखी जी, ये पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं, तो ये बड़ा मुश्किल है। और ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो तनाव बना हुआ है, ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो उससे बहुत बहुत बड़ा असर सभी देशों पर हो रहा है। हमारे पे तो हो ही रहा है, क्योंकि हम पड़ोस में बहुत ज्यादा है, और हमारे पे निर्भरता जो है वो ज्यादा है, ऊर्जा को लेकर, चाहे वो गैस को लेकर, चाहे पेट्रोल को लेकर। तो मेरा मानना है राखी जी कि हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम सिर्फ संवाद कर सकते हैं, चाहे वो ईरान से हो, चाहे अमेरिका से हो, और हमारी विदेश नीति जो है वो उस पर काम करती है, कोशिश करती है। मगर कहीं ना कहीं हम इस चीज को ऐसे उभर पाने में बड़ा, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और दुनिया के लिए भी मुश्किल हो रहा है। मगर फिर भी क्योंकि भारत अपने को देखकर, अपने नीतियों को देखकर चलेगा, तो कहीं ना कहीं हम और कहीं से इस चीज का समाधान ढूंढेंगे कि कैसे हम इन सब चीजों से, इस महंगाई से जूझ सकें या बच सकें। तो ये मेरा मानना है राखी जी। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेश जी कनेक्ट नहीं है। मोहम्मद अली शाह भी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। ठीक है सचिन जी, एक बार फिर वापस आप ही की तरफ एक सवाल को लेके। ठीक है सर, जो भी सिचुएशंस बनी हुई हैं, स्विट्जरलैंड की जो वार्ता है, इंतजार ही कर सकते हैं, क्या कुछ इसका समाधान हो सकता है? समाधान के रूप में निपुण जी ने भी बहुत सारी बात रखी है। अब थोड़ा सा एक दूसरी लाइन पर आते हैं। मान लीजिए समाधान नहीं होता है, ऐसे ही मान के चलें, क्योंकि ये जो छोटा सा विवाद नहीं है, ना इजराइल मानने वाला है, इजराइल नहीं मानेगा तो ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन जो चीजें पैनिक होती जा रही हैं उससे इतर, जो अभी संदीप जी कह रहे थे कि हम कुछ ऐसी आपूर्ति करें या भारत व्यवस्थाएं करेगा जिससे आने वाली चीजें हमारे लिए ठीक हों, तो अब मुझे लगता है इसी लाइन पर काम करें, क्योंकि हम सिर्फ हॉर्मूज या हम मिडिल ईस्ट की चीजों को लेके ही काम करते रहेंगे तो परेशानियां होंगी, क्योंकि कई सारे दौरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के सभी जगह पे, और बहुत महत्वपूर्ण उन बैठकों को माना गया है। आपको ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से रूस के अलावा हमारी ऐसी कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं अपने संबंधों को देखते हुए जहां से मैं इन सब चीजों की पूर्ति के लिए अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए राखी जी, अभी आपने एक नया डेवलपमेंट देखा होगा कि यूएस के राष्ट्रपति का जो एक बयान आया मीटिंग में, G7 की बैठक के बाद समय जब इनकी शाम को बैठक हुई, कि भारत का अमेरिका के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से करता है। उसका सीधा तात्पर्य था कि भारत का रूस से जो ऊर्जा की आपूर्ति या संकट को, या मिडिल ईस्ट की जो समस्या है उसको निपटने के लिए जो रूस के संग संबंध का विस्तार है या और बढ़ा रहे हैं, जिसमें बार बार पहले अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट आता था कि आपको 1 महीने के लिए दिया या आप वहां मत जाइए। इसमें क्योंकि ये सारी दुनिया को अब ये समझ में आ रहा है कि ये संकट ये बात कोई 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं है। एक्चुअली जो इसके जानकार है ना, मैं आपको बताऊं, ये कई 100 साल की समस्या है, ये आज की एक समस्या नहीं है। इस समस्या के जो मूल में है ना, वो एक्चुअल में, समस्या शब्द थोड़ा गलत होगा, कि फिलिस्तीन का जो इशू है, विषय है ना, वो है, और फिलिस्तीन के विषय में ये पूरी चीजें हैं, आप इसको ऐसे समझिए। तो ये समस्या का एक पहलू भी नहीं है जो अभी हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं, दुनिया सामने दिखता है कि आर्थिक पहलू है, या इसका पहलू एक नहीं, इसका आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, इसमें साम्राज्यवाद भी है, इसमें धार्मिक भी, बहुत सारे पक्ष हैं। ये बहुत आसान नहीं होता। जो चीजें हमको दिखती हैं वो बहुत कम दिखती हैं, जो चीजें पीछे चर्चा होती है वो बहुत विस्तार है उसका। आप देखिए, इसके पहले ही पाकिस्तान में 2 बार वार्ताएं हुई, एक बार आमने सामने नहीं बैठे, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी में गए, यहाँ गए। ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअल में। दूसरी चीज, जो आपका मूल प्रश्न है कि हमको इस समस्या के साथ रहते हुए कैसे जाना चाहिए, इसके लिए अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 1 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री जी काफी एक्टिव हैं। भारत की जो विदेश नीति है, उसकी टीम है, वो बहुत छोटे छोटे देशों में जाके भी संपर्क कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये समस्या हो सकता है ये लंबा खिंच जाए, समझौते की स्थिति में ना पहुंचे। तो उसमें एक जो मेजर पार्टनर है वो हमारा रशिया है, वो हमको वहां से कुछ सपोर्ट कर सकता है। अभी आप देखिए कि फ्रांस के संग हम कुछ डील करके आए हैं, इसके पहले ब्रिटेन के संग हमने कुछ डील की है। तो इस चीज को भारत सरकार इस चिंताओं से अवगत है, उसके लिए लगातार काम कर रही है। अब ये हमको मानना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम भी ईरान से
एक बात रख सकते हैं, हम एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आपको इंडिकेशन दिया कि भारत भी एक मजबूत मध्यस्थ हो सकता है। आपको भारत में जब बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसमें में रूस के विदेश मंत्री ने भी बोला कि भारत एक मजबूत मध्यस्थ हो सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों के साथ लगभग समानांतर है। ईरान के साथ हमारे हजारों वर्षों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। अमेरिका के संग हमारे वर्तमान में बहुत अच्छे धार्मिक, अपने बहुत अच्छे आर्थिक संबंध हैं। इन सारी चीज को देखते हुए अभी जो प्रश्न है, ये समस्या अपनी गति से चलेगी, अपने समय से होगी, क्योंकि इसकी समस्या की गहराई बहुत ज्यादा है और इजराइल इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह या किसी भी प्रॉक्सीज को पार्टी नहीं मान सकता, उसको उसकी टेबल पे नहीं आ सकता है। ईरान ही उनके बिहाफ पे, क्योंकि उसको ईरान का कमिटमेंट चाहिए कि हिजबुल्लाह आपकी तरफ कोई एक्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका जो बोलता है, कई बार हो सकता है एक आध स्टेटमेंट एंटी इजराइल आता हो, लेकिन वो होता नहीं है। बेसिकली इजराइल और अमेरिका भी आपस में कमिटेड है। वो इजराइल के संग अमेरिका कभी 1% भी डाइवर्ट नहीं हो सकता, कि अमेरिका कमिटेड है इजराइल की सुरक्षा के लिए एनी कॉस्ट पे। तो एक इस बात को भी हमको समझना होगा कि अमेरिका कमिटेड है इजराइल की सुरक्षा के लिए, और इजराइल की जो स्टैंड है वो कमिटेड है अपने प्रॉक्सीज के लिए, क्योंकि वो उसकी मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इन सारी चीजों में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझौता होगा, कैसे आगे जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अलग विषय है। भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए रशिया है, मिडिल ईस्ट के जो दूसरे कंट्रीज में भी हम लगातार यही सही बात हो रही है, इनकी तरफ हमको जाना चाहिए और जा रहे हैं। और भारत सरकार इसके संग रहेगी और इस समस्या के साथ उसको ही आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, जी चलिए वापस आऊंगी। राजेश जी भी जुड़ गए हैं और मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे पहले तो आज हंसी आ रही, क्योंकि बहुत देर से हम चर्चा में थे मिडिल ईस्ट को लेके। जब 14 पॉइंट पे समझौते हुए थे, आप थे उस दिन चर्चा में, और पहला ही पॉइंट जो था कि लेबनान पर अटैक नहीं होगा, और इजराइल ने ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं इसके लिए पूरे इन समझौते पे मैं असहमत हूँ। उसके बाद ही मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और वो हो गई। फिर हॉर्मुज बंद हो गया, फिर से अटैक शुरू हो गए, घूम फिर के कहानी सिचुएशन वहीं आके खड़ी हो गई। अब मैंने एक चर्चा में सवाल उठाया था कि हम इजराइल को कैसे सेट करें, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी तरह से इन चीज़ों को रखा। लेकिन अब जो स्विट्जरलैंड में जो एक बातचीत चल रही है, जो वार्ता चल रही है, क्या सॉल्यूशन रक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये जो स्थितियां बन गई हैं, इस पर फुल स्टॉप लग जाए, ये खत्म हो जाए, इसका दी एंड हो जाए, ये तो मुझे अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जी राखी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम थी, तो मैं अभी भी सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है राखी जी। देखिए, हम चर्चा में थे जब 14 पॉइंट्स का वो अग्रीमेंट साइन हुआ था, और हमने ये कहा था कि इजराइल तो इसको मानेगा ही नहीं, और इजराइल ने साबित कर दिया था ये इस्लामाबाद टॉक्स 1 के टाइम पे। मेरी बहस हो रही थी अभी किसी एक शख्स के से आज सुबह को, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान, पता नहीं क्या उनको क्या लगी थी, कहां पे कैसे, क्या उन्होंने कहा कि भाई इस्लामाबाद टॉक्स बड़े ही सक्सेसफुल हुए। मैंने कहा दोस्त, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इस्लामाबाद टॉक्स जब हुए थे ना, तब उसी टाइम पे ही इजराइल ने शुरू कर दी थी लेबनान पे बमबारी, और ये कभी सफल नहीं हो सकते। तो आप देखिएगा, आप कैसे एक स्टेक होल्डर, जो अहम स्टेक होल्डर है जो कि इजराइल है, उसको आप परे हटकर आप पीस डील बोल रहे हो, आप समझौते पे बात कर रहे हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है राखी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। और यही हुआ। आप देखिए किस तरीके से, मैंने तभी कहा था, आपने कहा आपको हंसी आ रही है, बिल्कुल सही बात है, और आपकी बात से मैं और सारे दर्शक भी 100% श्योर इत्तेफाक रखते हैं। कैसे आप एक अहम स्टेक होल्डर को परे हटके आप शांति की बात करते हो? डोनाल्ड ट्रंप साहब चीख के कहते हैं कि वॉर इज ओवर। अरे कैसे वॉर इज ओवर? अगर हम आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करने से आंखों में पर्दा बांध लें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे ये चीजें नहीं हो रही हैं। आप आंखों पे पर्दा बांध रहे हैं, ये हो रहा है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि इजराइल को ये पीस डील स्वीकार करनी पड़ेगी। कैसे भाई? क्यों भाई? इजराइल क्यों इसको पीस डील को स्वीकार करेगा? आपने उनको ना बुलाया, ना कॉन्फिडेंस पे रखा, ना मशवरा लिया।
और आप अज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इससे असहमति जताई जाएगी इजराइल से, और वही हो रहा है। बिल्कुल जी राखी जी। बिल्कुल सही है। और निपुण जी, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सवाल लिया था क्योंकि मैंने आपसे जब पूछा कि इजराइल को कैसे सेट करें तो आपने बता ही दिया था, और ये बड़ा टफ भी है क्योंकि कौन कैसे किसको सेट करेगा, आपस में करते रहें। मेरा तो अगली लाइन ये हो गई है इस चर्चा की, और शायद इस पूरे विषय पे हमेशा रहेगी कि हम अपने लिए क्या तैयारियां करें ताकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, कम से कम हम यहाँ से चीज़ों को बहुत बेहतर कर पाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, लॉन्ग टर्म चलेंगी। हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कर नहीं रही है, कोशिश प्रयास जारी है, लेकिन एक मजबूती के साथ हमें चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। हम ठीक है जो लड़ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं? मध्यस्थता कहाँ बची है? मध्यस्थता की बात बहुत आगे जा चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ों से बात बनेगी। एक और इंतजार कर लेते हैं स्विट्जरलैंड से, क्या कुछ नया अनोखा निकल कर आ रहा है। एक फ्रांस में निकला था, डील साइन हुआ था, डील जब साइन हुआ उसके बाद ही अटैक शुरू हो गए। तो ये एक, मैं बताऊं, आम लोग जो इसको समझ रहे होंगे ना, तो अमेरिका इजराइल ईरान वॉर जब लोग मर रहे थे तब तक तो बहुत सिचुएशंस पैनिक थी। अब ये लोग जो खेल बना रहे हैं ना, आज डील साइन होता है, फिर उसके पहले सीज फायर हो जाता है, फिर उल्लंघन हो जाता है, फिर युद्ध विराम होता है, वॉर ओवर हो जाती है, अगले दिन फिर अटैक हो जाता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि गेम खेल रहे हैं, कोई खेल है, खेल की तरह खेल रहे हो आप इसको। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए क्या था राखी जी, क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं आपके लास्ट वाले प्रश्न को उत्तर दूं और फिर हम बात करेंगे कि भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि स्टीफन पी कोहन का मैंने आपको नाम लिया था, एक पॉलिटिकल थिंकर है। उन्होंने कहा था कि कई सेंचुरी लग जाते हैं इस तरह के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट होने में। और देखिए, ईरान की जब हम बात करते हैं तो 79 से ही अमेरिका ईरान के बीच में टेंशन चल रही है। बिफोर इट जब ईरान था तो उस समय तो कोई टेंशन नहीं थी, जब वहां पर रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी। उस समय क्या था, ये सऊदी अरेबिया जिस प्रकार के कंट्री सब हैं, ये सब इसराइल के साथ लड़ते थे। लेकिन बाद में 79 के बाद ये सब क्या हो गए, आपके इसराइल के फेवर में कह लीजिए या इसराइल के मामले में शांत हो गए। तो ईरान की गवर्नमेंट जब चेंज हुई तब से परिवर्तन आया अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में। अगर ईरान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो डेमोक्रेटिक सेटअप वाली हो, और दूसरा ईरान की वो सरकार ऐसी हो जो अमेरिका के साथ बेटर रिलेशन बनाए, यानी कि जैसे 79 से पहले की, एक तो सोल्यूशन सोचने का ये निकलता है मिडिल ईस्ट के अंदर। एक्चुअली क्या है कि फलस्तीन को एक कोज की तरह बुनाने का प्रयास किया जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप लेने के लिए, कि जो जितनी जोर आवाज से चिल्लाएगा मैं फिलिस्तीन के साथ हूं या फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन का साथ दूंगा, वो उतना ही बड़ा इस्लामिक लीडर है। जो इजराइल को कहेगा कि हम उठा के फेंक देंगे पानी में, समुद्र में, वो उतना ही बड़ा इस्लामिक लीडर है। तो यहाँ पर इस्लामिक लीडरशिप को लेकर जगह इजराइल के साथ, इस बात को हमको समझना होगा। ऐसे ही नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई तुम सब अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ जाओ। अगर अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या होगा कि इजराइल को मान्यता देना हो जाएगा, और जितने देश इजराइल को मान्यता दे देंगे वहां तुम सेफ हो जाएंगे, और ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे, और रिजीम चेंज करते ही यहाँ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? ईरान के पीछे बैक साइड में जो है वो चाइना और रशिया है। एक्चुअली क्या है कि ईरान इज ए फोर्थ ऑफ द रशिया एंड चाइना। अगर ईरान गिरता है तो मिडिल ईस्ट में एक शत्रुराज राज होगा अमेरिका का, और अमेरिका के कैप्टन इजराइल का। उस समय क्या होगा कि रशिया और चाइना का गेटवे बंद हो जाएगा मिडिल ईस्ट का। और जैसे वो गेटवे बंद होगा, यानी कि पूरी एनर्जी जो पूरे वर्ल्ड का सबसे कोर एरिया एनर्जी का है, वो पूरा किसके पास चला जाएगा? अमेरिका और इसराइल के पास चला जाएगा। ये बात पसंद नहीं आती, ये स्वीकार्य नहीं है अमेरिका का कंट्रोल होने की रशिया और चाइना को। तो ईरान को जब तक बैक मिलता रहेगा उसके थ्रू, ये वॉर रुकने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन है। और ये वॉर वाकई में पहले क्या होता था कि कुछ हमें कॉल देखने को मिलता था। आज इसराइल और अमेरिका के सामने केवल एक ही है, बाकी सब नतमस्तक हो चुके हैं। एक था सद्दाम हुसैन, आपने नाम सुना हो इराक के अंदर, उसने आवाज उठाई थी 2003 से पहले, उसको 2006 में समाप्त कर दिया गया। इराक आज तक खड़ा नहीं हो पाया। इसके बाद थोड़ा बहुत टर्की आवाज उठाता है, लेकिन टर्की में वो सक्षमता नहीं है या क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट ओपनली ईरान की तरह खड़ा हो पाए। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो ईरान इस मुद्दे को बनाए रखेगा, रीजन रशिया चाइना का इसमें फंसता है।
ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि अगर अगर रुक भी गया वॉर ये, हम्म। तो ये एक थोड़े समय के लिए पीस होगा, फिर 2-4 साल फिर वॉर शुरू हो जाएगा। और भारत की पॉलिसी स्पष्ट है, मल्टी एंगेजमेंट, यानी कि हमारा एक विकल्प नहीं, कई विकल्पों से हमें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, चाहे वो रशिया हो, वेनेजुएला हो, अमेरिका हो या अदर कंट्री। और सेकंड, हम जो एक रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह जो हम देखते हैं, उसकी ओर हमको बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म करना होगा, तब हम जाकर मिडिल ईस्ट के इम्पैक्ट से बच पाएंगे। ठीक है, राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राकेश जी, आपकी क्या आवाज हो आ गया रही? राजेश जी? हॉर्मूज में टेंशन हो रही है, आप चर्चा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कितनी बार कनेक्ट करना पड़ा? 2-3 बार मैंने आपको कॉल किया, मेरी टीम भी आपको नहीं, कनेक्ट कर रही है। हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, चलिए ठीक है। जो कुछ भी हुआ, हॉर्मूज फिर से बंद हो गया सर। हॉर्मूज खुलना और हॉर्मूज का बार बार बंद हो क्षमा जाना। प्रार्थी हूँ मैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग तो गांधीवादी हैं, टेंशन को भगाने वाले हैं, और वो नेटवर्क इशू था। ठीक है राजेश जी, फिर से हॉर्मूज बंद हुआ है। स्विट्जरलैंड में वार्ता चल रही है। अभी मुझे लगता है 2 से 3 दिन ही हुआ था। प्रॉपर तरीके से यदि कैलकुलेशन निकाले तो 14 पॉइंट्स रखे गए थे जिस पे बातचीत हुई थी। उसके बाद उसका भी उल्लंघन हो गया। सब कुछ कुल मिला के वापस वही स्थिति घूम फिर के दिख रही है। कैसे विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है? क्या आगे हो सकता है? क्या सुझाव के तौर पर भी मैं तो कहूंगी कि विपक्ष अपनी बात रखे, क्योंकि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, भारत को कैसे चलना चाहिए, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मिडिल ईस्ट का जो ये स्थिति है, जो बार बार इस तरीके से हो रही है, ये इसका कैसे खात्मा हो सकता है? देखिए राखी जी, हमारा आपका मानना है कि मिडिल ईस्ट में जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तब तक शांति की अपेक्षा करना वो बेईमानी है। इसलिए कि ट्रंप निश्चित मानसिकता के व्यक्ति हैं, अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, और उसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट सहित भारत को पूरी दुनिया में एक बड़े देश होने के बावजूद ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। उसका कारण स्पष्ट और साफ यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज मोड में है, और भारत को अपनी मजबूती से भारतीय नेतृत्व को ताकत दिखानी पड़ेगी, या तो अमेरिका को पर कूटनीतिक दबाव बना करके एन के प्रकार हम जो है अपने हितों की रक्षा कर सकें, जिसमें हॉर्मूज में न तो हमें अमेरिका जो है डिस्टर्ब करे और न ही ईरान डिस्टर्ब करे। ईरान तो कर नहीं रहा है, लेकिन जो है अमेरिका जिस तरह से हमें समस्या पैदा कर रहा है, उस पर हमें अपने कूटनीतिक दबाव बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम जो है ये कहें कि जहां तक शांति के लिए सहूलियत की बात है, तो उस पर जो है जो भी बातें हुई हैं, उस पर दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए, और ईरान को भी इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह से शांति हो सके, इसलिए कि शांति से ही जो है मानव सभ्यता बची रह सकती है। किसी भी मामले का युद्ध हल नहीं है। तो हम भारतीय लोगों का तो यही मानना है, और खास तौर से विपक्ष के तौर पर भी हम भारतीय नेतृत्व को ये कहेंगे कि आप जो है भारत के हितों की रक्षा जो है इस परिस्थिति में मजबूती के साथ करें। लेकिन निराशा हुई कि जब अभी आपने देखा कि जब मोदी जी के सामने पहले तो ट्रंप साहब तारीफ करते दिखे और कहे कि जो है ये देखिए, उनकी तारीफ किया, उसके जस्ट बाद कहते हैं कि ये जो है ये हत्यारे हैं, और वो उस पर हंस रहे थे। तो ये क्या है? वो मोदी जब वहां बैठे थे तो व्यक्ति के रूप में नहीं थे, 145 करोड़ भारतीयों के जो है प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे। वहीं आपने देखा कि 6 करोड़ का इटली, और उसके जो है नेता जिस तरह से बर्ताव उन्होंने अपमानजनक किया, किस तरह से, जिनको अभी ये मराठी चॉकलेट दे करके आए थे, उनसे भी इन्होंने प्रेरणा नहीं लिया कि किस तरह से उस नेता ने, इटली के नेता ने अपने जो है देश के जनता के बारे में और अपने सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ जो है प्रतिरोध किया। यही भर नहीं किया, जो यूएस का दौरा था उसके विदेश मंत्री का, उसको भी निरस्त करके संदेश देने का काम किया। हमको भी इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के रास्ते
संदीप जी, संदीप जी जी सुन रहा हूँ राखी जी। हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए। संदीप जी देखिए, क्योंकि जो चर्चा थी, जो बात थी, वो यहीं से शुरू हुई थी कि जो स्थितियां हैं वो कैसे ठीक होंगी, इजराइल का क्या हो सकता है। इसके बाद हम भारत पे आए कि भारत के नजरिए से हम क्या कुछ करें। विपक्ष का अपना एक मत हो सकता है, आपने भी कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि कैसे भी हम पूर्ति आपूर्ति करके चीज़ों को बहाल करके रखें। लेकिन सर फिलहाल जो स्थितियां देश में बनी हुई हैं या दिख रही हैं, मुझे लगता है कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को थोड़ा भरोसा दिलाया जाए कि पैनिक ना होके चीज़ों को समझें। देखिए, क्योंकि ये मैं 3 कंट्रीज के बार बार नाम ले रही हूँ, मैं ईरान की बात कर लूँ या मैं इजराइल की बात करूँ या अमेरिका की, इन लोगों के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ टेंशन दूसरी कंट्रीज की बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का जो कुछ भी हो रहा है, भले ही अब हरकतें इजराइल की हो रही हों 2 लोगों की समझौते के बाद भी, लेकिन वो करेगा, और जब तक वो करेगा तब तक इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो इनका तो क्या है, 2 दिन में युद्ध विराम हो जाता है, फिर इनका हॉर्मुज खुल जाता है, फिर इसके बाद फिर बंद हो जाता है। इनके कारनामों की वजह से हम परेशान हैं। तो एक ऐसा कोई मैसेज हो भारत सरकार का, या कोई ऐसी चीज की जाए, एक भरोसा होता है ना कि हम अपनी चीजों को यहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस लाइन पे चल रहे हैं और इसी लाइन पे चल के हम अपने रिश्तों को या चीजों को आगे अच्छा कर लें। क्योंकि यहां से तो चीजें सर मुझे नहीं अच्छी दिख रही हैं, और ये मैसेज मुझे इसलिए उम्मीद है सरकार की तरफ से लोगों तक जाए। लोग क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, फिर से हॉर्मुज बंद हुआ, सबके दिमाग में आया क्या और रेट्स बढ़ जाएंगे, क्या और परेशानी हो जाएगी, कैसे सरवाइव करेंगे। हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है ये। जी राखी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, और ये सब हमारे देश के हित के लिए बात कही है। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया को नए युद्ध की नहीं, नई साझेदारी की जरूरत है, और ये लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आज दुनिया आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ेगी, ना कि हथियारों की डील से या हथियारों की प्रतिस्पर्धा से। तो मेरा मानना ये राखी जी, दुनिया को है ना, युद्ध नहीं चाहिए, साझेदारी चाहिए, और जो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इससे सबका नुकसान हो रहा है। मेरा मानना यह है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की इसमें मजबूत भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक देश का मामला नहीं है, और बहुपक्षीय संवाद की स्थायी समाधान का रास्ता जब ही निकलेगा जब तक संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें नहीं अपनी भागीदारी करेंगी, ना ही इसमें इसको लेके आगे बढ़ेंगी। जब तक ये मानने वाले नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये तीनों देश लगातार पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। और जैसा कि ऊर्जा बाजार और राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, उसी तरह मैं चाहता हूं कि तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसका पूरी दुनिया पे जो महंगाई का असर पड़ता है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाएं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या संयुक्त राष्ट्र, उन्हें अपनी निगरानी में इन चीजों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सभी देशों को आगे लाना चाहिए। जो लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, जो भी देश युद्ध नहीं चाहते हैं, उन सबको बैठकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी चाहिए कि ये इस चीज को कैसे सुधरे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आपस में लड़ता रहेगा, कोई भी कुछ करता रहेगा, जब तक कोई भी, क्योंकि ये बनी क्यों है, संयुक्त राष्ट्र बना क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी क्यों है, ये इसीलिए बनी है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह का बार बार मामला आ रहा है। क्योंकि देखिए, ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, इजराइल जो है वो अपनी टांग अड़ा रहा है, और अमेरिका तो है ही बॉस बना हुआ है सबका। तो ये कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान की भरपाई ये नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं रहे इस बात को। क्योंकि महंगाई का जो आलम होगा, महंगाई जो चरम पर आएगी, उसे कंट्रोल करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मगर क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करना चाहते हैं, भारत की सरकार भी ये कोशिश करना चाहती है कि हम अपने क्षेत्र को कैसे मजबूत रखें, हम अपनी सीमाओं को कैसे मजबूत रखें, हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षा दे पाएं। हमारे लोग जो भी बाहर हैं, किसी भी कंट्री में, वो बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और उसके साथ साथ हमारे देश की महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे। हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसे हम बहुत ज्यादा महंगी ना खरीदें, क्योंकि राखी जी, यदि हम उसे महंगी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो महंगी बिकेगी, और हम उसे महंगी नहीं बेचेंगे, हम कहीं ना कहीं टैक्स पे कंट्रोल करेंगे या किसी चीज पे कंट्रोल करेंगे, तो उन कंपनियों को घाटा होगा, सरकार को घाटा होगा। तो सरकार हमेशा ये चाहेगी, कोई भी सरकार हो वो हमेशा ये चाहेगी कि मेरे देश में, क्योंकि देखिए यदि महंगाई बढ़ेगी तो इसका जो नुकसान होगा वो नागरिकों को, आम नागरिकों को, और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार को सबसे पहले ये मजबूत नीति इस संयुक्त राष्ट्र में उठानी चाहिए, ये एक मैसेज देना चाहिए, और हमारी विदेश नीति को भी इस चीज में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि हम कैसे
इन देशों के ऊपर लगाम लगा सके जो इस तरह की बार बार हरकत कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है, जिससे कि हम सभी लोग, आप ये देखिए, हम लगातार, मैं जैसे पहले शुरू में बता रहा था, हम लगातार इसी विषय पर लगातार डिबेट करते जा रहे हैं। हमने 10 15 20 हमने डिबेट कर ली होंगी अभी तक। तो ये जो चीज है, और उसके बाद देखिए यहाँ अभी शाह जी भी बैठे हैं, जो पहले भी उस मीटिंग में थे जिसमें 14 पॉइंट आए थे। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि हाँ चलो अब ठीक हो जाएगा, जो ये पहले हुआ चलो ठीक है उसे छोड़ते हैं, अब आगे ठीक होगा। मगर कहीं ना कहीं हम फिर उसी मोड़ पर आके बैठ जाते हैं, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इस चीज में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जो देश हैं, जो लोग बड़े देश हैं, चाहे भारत है, चाहे यूरोप है, चाहे जो भी देश हैं, उन्हें साथ आना चाहिए और इन पे लगाम लगानी चाहिए। यदि आप इस तरह करोगे तो कहीं ना कहीं इन्हें भी नुकसान होगा इस चीज का। ठीक है जी राखी जी। हाँ, एक छोटा सा सवाल मेरा मोहम्मद अली शाह जी आपसे है। कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जहां बोलने से या बोली से बात नहीं होती, वहां गोली से होती है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। मेरा पूछने का आशय ये है कि हम अमेरिका की बात करें या हम ईरान की बात करें या हम इजराइल की बात करें, देखिए अटैक किसने किया, क्यों किया, जिन भी कारणों से किया वो किसी से छिपा नहीं है। अटैक आप लोगों ने किया, वो झुका नहीं ईरान, वो बराबरी से आपके साथ लड़ता जा रहा है, सारी चीजें होती जा रही हैं। आसपास के जो देश हैं, जो भारत है, हम भी खुद भी इस मिडिल ईस्ट के तनाव में जबरन में पिस रहे हैं, क्योंकि लड़ रहे हैं 3 लोग, परेशान हो रहे हैं बाकी के लोग। सवाल इस बात का है कि जब ईरान और अमेरिका का समझौता हुआ या बातचीत हुई, इजराइल को यदि तकलीफ हो गई या इजराइल का पॉइंट नहीं आया या वो अपनी जिद पे है कि मैं नहीं मानूंगा, तो मुझे लगता है कि कैसे मानेंगे इसको देखा जाए पहले तो। भाई ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना जो इजराइल को नहीं समझा पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं या ऐसा कोई देश ही नहीं है जो इजराइल को ना समझाए, क्योंकि इजराइल इकलौता अकेला नहीं चल रहा है, आपको भी लोगों के साथ व्यापार की जरूरत पड़ती है। तो बाकी लोग यदि साथ आके समझा सकते हैं, वो कैसे समझाएंगे, बोली से समझाइए। अब गोलियों की बात तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगी, जहां व्यापार होता है वहां दागने से पहले भी सोचना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब करना क्यों नहीं चाह रहे, या जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं करना चाह रहे, ये बड़ा पेच जो है, बड़ा पेचीदा सा है। जी राखी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली पेचीदा सा है बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से आपने समझाया है वाकई काबिल तारीफ है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि इजराइल और ईरान और इजराइल या लेबनान की जो दुश्मनी है बहुत गहरी है, या फिलिस्तीन और इजराइल देख लीजिए आप, जो नफरत है, जो नफरत के बीज है वो कई ज्यादा, बहुत, जितनी हम तस्वीर नहीं कर सकते उससे ज्यादा गहरे हैं। तो ऊपर से आप शांति वार्ता की बात कर लें, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन कब तक रोक पाएंगे आप, कब तक वो नफरत रोक पाएंगे आप। और दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे वाकई में कोई क्रेडिबिलिटी इनकी है ही नहीं। मैं इन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूं। ये मैं उसी टाइम पे कह दिया था जब हम थे, हम बिल्कुल सर भी बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग, मैंने कह दिया था ये प्रधानमंत्री मोदी साहब की तारीफ करी, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो इस बहाने तारीफ तो हो रही है, लेकिन कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर ऐसी बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन्होंने कोशिश करी थी, प्रयास किया था कि हिंदुस्तान को चिढ़ाऊं मैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब इनकी जरूरत थी पाकिस्तान को कर्जा देने की IMF से, उसी टाइम पे अहम जब लोहा गर्म था, इन्होंने चिढ़ाने की कोशिश, हम चिढ़े नहीं। हमने कहा भाई आप चिढ़ा लो, जो करना है कर लो। इजराइल को क्यों कोई समझा नहीं सकता, ऐसा है। जी हम ऐसी, अगर अमेरिका चाहे तो वो बंद कर दे, वो वहीं पे मसली कर दे। इजराइल और फिलिस्तीन की जो घृणा, जो नफरत है, जो दुश्मनी है, वो बहुत पुरानी है। और जो भी, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो, जो भी इनको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं देखिए दिल के किसी कोने में ना सऊदी अरेबिया, जो कि अमेरिका का दोस्त है, वो भी इजराइल के साथ कहीं ना कहीं दिल में घृणा कर, जितने भी मुसलमान देश हैं ये इजराइल से घृणा करते हैं। अल यहूदी कहते हैं, तो मतलब उनको अच्छा नहीं मानते ये लोग। तो अब इजराइल को पता है ये बात, और हर कोई मुल्क अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ता है, हर कोई मुल्क, उसका पूरा हक भी है।
ईरान अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। ईरान के ऊपर देखिए कितनी प्रतिबंधियां हैं, 1979 से लेके अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को, मुंह तोड़। और छोटा सा मुल्क, हालांकि सपोर्ट होगा इसको बिहाइंड द डोर चीन से या रूस से हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्लेयर हो रखा है, लेकिन एक छोटा सा मुल्क अमेरिका को क्या जवाब दे रहा है। और एक मुल्क ऐसा है, छोटा सा मुल्क, जो खड़ा हो गया है हाथी के आगे, तुम आ जाओ भाई, हम चींटी हैं तो क्या हुआ, आ जाओ, हम तुम्हारी सूंड में घुस जाएंगे। और इजराइल जो है, देखिए लड़ाई शुरू की थी इजराइल की तरफ से, इजराइल ने अमेरिका को कोक्स किया, इजराइल पीछे हो गया, अमेरिका लड़ती गई, अमेरिका फंस गई। फिर अब इजराइल नहीं रुकने वाला है। अगर हम सोच रहे हैं कि इजराइल शायद समझने पे कुछ टाइम के लिए समझ भी ले, लेकिन जो नफरत है ना, ये कई सालों की नफरत है, ये दो तरफ से है, केवल इजराइल की तरफ से नहीं, बाकी जो ईरान हो गया या फिलिस्तीन या लेबनान, इनकी भी नफरत है यहूदियों के लिए। तो इजराइल की तो नफरत है ही है इसी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये हेट्रेड है, ये दुश्मनी जो है बहुत गहरी हो चुकी है, इसके लिए कोई समझा नहीं पाएगा। जी, कुल मिला के हम ये सोचें या ये समझ लें कि जहां नफरत है वो नफरत बरकरार रहेगी, वो उस नफरत के बीच में कोई भी उनको प्यार मोहब्बत से नहीं समझा पाएगा, ना वो समझेंगे। तो बेहतर है हम अपने दूसरे रास्तों को देख लें और हम अपने दूसरे रास्ते से अपने लोगों को क्या दे सकते हैं हम उस पर फोकस करें, क्योंकि इनका सिनेरियो तो बनता बिगड़ता रहेगा। तो हम अपने देश को, हम अपने ही देश का सोचें, आसपास को हम बाद में सोचेंगे, पहले तो हम अपना देश देख लें। तो मुझे लगता है उस नजरिए से हम उस नीति पे काम करें तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां की चीजें हल पल दो पल में बदलती हैं, तो उसका कोई समाधान फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, और चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए ईरान और इजराइल की तनातनी है, हॉर्मुज पर बात नहीं बनी तो थी, फिर से बिगड़ गई। और ये बनती बिगड़ती बात से जो लोग परेशान हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ गई है, उसका एक ही समाधान बाकी लोगों की बात से निकल के आया कि भारत अपनी रणनीति और कूटनीति दोनों के नजरिए से दूसरे देशों से, जहां से उसके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, और कैसे वो अपने लाभ के माध्यम से ऊर्जा और तेल के लिए, ऑयल के लिए अपनी आपूर्तियां कर सकता है, उन चीजों पर आगे बढ़े। बाकी इनका सॉल्यूशन तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।